हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर अपन पोटेंशियोमीटर टॉपिक को बहुत ही जल्दी से रिवाइज करेंगे अपने नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। ये एक सिंपल सा टॉपिक है बट ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन है कि वो इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इसके फॉर्मूले याद करके या कुछ करके इसके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर आप पोटेंशियोमीटर के बेसिक कंसेप्ट को समझते हो तो आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ब्रीफली बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि उन कंसेप्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर की नेसेसिटी क्या है, क्यों पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, है ना। तो जो प्रैक्टिकली आप वोल्टमीटर के बारे में जानते हो कि वोल्टमीटर का अपन जो आइडियली कहते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, है ना। थ्योरेटिकली अपन कहते हैं कि हमें अगर कोई आइडियल वोल्टमीटर चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हर वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, भले 10,000 ओम हो, 20,000 ओम हो, लेकिन होगा तो सही, है ना। तो इसका मतलब हम जब उससे रीडिंग लेंगे तो हम जिस सर्किट के लिए करंट के वोल्टेज की रीडिंग ले रहे होंगे वो उस सर्किट की करंट को ही चेंज करेगा। और इसलिए जो रीडिंग आएगी उसमें एक एरर होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेल है ना, 12 वोल्ट का सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है ना, ये ईएमएफ है और ये आर। आप मार्केट से ये सेल लेके आए और आपसे कहा गया कि आपको इसका ईएमएफ मेजर करना है। तो आपने कहा बड़ी आसान सी बात है, हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर आपने इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया और आपने कहा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही ईएमएफ होगा। आपका आंसर 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन इस वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कैलकुलेशन की ईज के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये 9998 ओम का रेजिस्टेंस है, ताकि वो डेटा इजी आ जाए। कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी, I इज इक्वल टू 12 अपॉन, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सो इट इज 10,000, है ना। तो अपनी करंट की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी देगा, तो वोल्ट मीटर एक्चुअली ईएमएफ के बदले अब ये टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग देगा। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो आएगी E माइनस आई आर। E माइनस आई आर इज 12 माइनस आई, 12 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2, दैट इज 12 माइनस 24 इंटू 10⁻⁴। हमें वैल्यू चाहिए कितनी थी, 12 ओम। आई कितनी, 12 से इतनी कम। ये जो पार्ट है इस वैल्यू में, दिस इज द एरर, है ना। दिस इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। और ये एरर क्यों आई, क्योंकि वोल्ट मीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस था जिसके कारण उसके थ्रू करंट फ्लो। तो आपसे कोई ये एरर भी पूछ ले, बताओ इस रीडिंग में कितने की एरर आएगी, सो इट इज 2.4 मिली वोल्ट की एरर आएगी। आपसे हो सकता है कल को यहीं पे परसेंटेज एरर पूछ लें, बताओ इस वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे तो कितने परसेंट की एरर आएगी। तो एरर, दिस इज एरर अपॉन दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू 100, है ना। कितना आ गया यहाँ से, 2 इंटू 10 की पावर -2%, दैट इज 0.02% की एरर आएगी इस रीडिंग। फिर आप कहोगे ठीक तो है ये वैल्यू, ये एरर कितनी कम है, मतलब 12 वोल्ट में 2.4 मिली वोल्ट की एरर आ रही है। सही बात है, डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम नहीं आता, है ना। इसीलिए अपन डे लाइफ में पोटेंशियोमीटर यूज भी नहीं करते। बट कई जगह हमें एक्सपेरिमेंट्स में इतने ही वेरिएशंस को ही मेजर करना होता है ना, कि इतनी वोल्टेज, मिली वोल्ट में वोल्टेजेस आ रही होती हैं, उस वेरिएशन को ही मेजर करना होता है। और अगर उस वेरिएशन को हम इस एरर के साथ मेजर करेंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काफी इफेक्टिव होगा। सबसे पहले क्या आपको नेसेसिटी समझ में आया कि नेसेसिटी क्या है, कि वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण जिस सर्किट की रीडिंग लेनी होती है वही सर्किट अफेक्टेड होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना। कुछ तो इसके स्टैंडर्ड टाइप के सवाल होते हैं पोटेंशियोमीटर के, वो तो आते ही हैं। कुछ क्वेश्चन इस पोर्शन से ही बन जाते हैं कि बताओ कितने की एरर आएगी, कितने परसेंट की एरर आएगी। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो एरर चैप्टर से इसका फॉर्मूला लिंक करने लगते हैं, नहीं ये यहाँ से पूछ रहा है। एरर का मतलब जो एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप हमें माइनस में मिल रहा हो वो एरर हो, ठीक है। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ
पोटेंशियोमीटर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का सर्किट यूज करते हैं। क्या है, कैसे है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर के सर्किट में होता क्या है, एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है। क्या होती है? पोटेंशियोमीटर वायर। इसी वायर के नाम पे इसका डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर दिया गया है। नीट में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये दो पॉइंट्स भी याद रखने चाहिए। बच्चे कई बार इसको स्किप कर देते हैं। पहला, ये एलॉयज का बना होता है, मैग्नेनिन और ये कॉन्सेंटन एंड यूरेका, इन एलॉयज से मिलकर बना होता है। मेनली ये दोनों एलॉयज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर वायर इनसे बना होता है। अच्छा, क्यों बना होता है इनसे? क्योंकि इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। जिन मटेरियल से पोटेंशियोमीटर वायर बनाएंगे उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी। देखिए ध्यान से, इनमें क्या क्या है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण इनकी पर यूनिट लेंथ पे ड्रॉप आ जाए। आगे अपन सीखेंगे इससे क्या फायदा है। नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी कर गया, तो आपने मान लो कुछ टाइम तक सर्किट चालू रखा था, तो सर्किट में आपको जो रेजिस्टेंस पता था आपके वायर का, वही चेंज हो गया, है ना। ठीक, तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि पोटेंशियोमीटर वायर में जो एलॉयज यूज करते हैं उनका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो होता है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इससे क्या आएगा कि हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अपने एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर किन मटेरियल से बना होता है और उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये पूरा सेटअप है एक्चुअली, है ना। पोटेंशियोमीटर नाम तो वायर का है, ए से बी तक एक वायर है, उसका नाम दिया है अपन ने पोटेंशियोमीटर। तो इसका सर्किट होता है और उसी सर्किट को हम यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपना ये प्राइमरी सर्किट, जो ऊपर ऊपर अपने लगाया है, दिस इज द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, अपनी पोटेंशियोमीटर वायर होती है, एक अपना ईएमएफ का सोर्स होता है, बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक साइड में अपने पास रियोस्टेट लगा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फोकस होगा प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, ये अपने पोटेंशियोमीटर वायर का सर्किट है। इसमें क्या क्या लगा होगा, एक बैटरी, है ना, इस बैटरी के बारे में अपने को पता होता है, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा बैटरी है, और साथ में एक रियोस्टेट, जिसको मूव करा के अपन इस पोटेंशियोमीटर वायर में जाने वाली करंट को, या मैं कहूँ तो मैं पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में इसको कंट्रोल करने के लिए अपन रियोस्टेट यूज करते हैं। ये है अपना प्राइमरी सर्किट, है ना। फिर होता है अपना सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट वो एक्सपेरिमेंट है, ऐसा समझो, जो हमें परफॉर्म करना है। सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या हो सकता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। और क्या क्या हो सकता है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और क्या हो सकता है, टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस, है ना। इन सब पे बेस्ड अपना सेकेंडरी सर्किट हो सकता है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा कि अननोन सेल का ईएमएफ पता करना है तो उसके लिए यूज कर लेंगे, कहा जाएगा कि आर पता करना है तो उसको यूज कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेटअप है, मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। बेसिक अभी हम प्राइमरी सर्किट पे फोकस करेंगे। सेकेंडरी सर्किट कंटेन्स बैटरी, और जो आपको सेटअप है, और साथ में गैल्वेनोमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। जीरो डिफ्लेक्शन, है ना, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड कह देते हैं इसको। तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। और उसको कहते हैं कि नल पॉइंट मिल जाता है ना। क्या मिलता है, कैसे मिलता है, बताऊंगा। तो जीरो डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट के हिसाब से हम कहते हैं कि सर्किट ऑफ ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सीख लिया पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका सर्किट बेसिकली कैसा दिखता है।
अगली टर्म आती है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इस पोटेंशियोमीटर टॉपिक की सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ गया वो ऐसा समझ लीजिए कि पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन समझ गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल का मतलब अपन जानते हैं, ग्रेडियंट का मतलब होता है उसके रेट चेंज होने की रेट, और उसकी यूनिट क्या दिख रही है, वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट पर मीटर। ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है एक क्वेश्चन की हेल्प से। मान लीजिए आपके पास एक सेल है ना, ई और ये आर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, और ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर। काम करता हूँ, इसको मैं कुछ आर लिख लेता हूँ, इसको मैं कुछ आर ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है जो ए से बी के बीच लगा हुआ है। इसकी लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ए बी वायर की लेंथ कितनी है, एल, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता चलूंगा और उसके आंसर साथ साथ बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड करंट इन द सर्किट। फाइंड करंट इन वायर ए बी या सर्किट, एक ही बात है। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है कि I इज इक्वल टू ई अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आर, स्मॉल आर और आर नॉट तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर, ये आ गया सर्किट की करंट, है ना। अच्छा, बहुत जगहों पे ध्यान रखना क्या होता है ना, अपने को आइडियल सेल दिया होता है, तो आइडियल सेल दिया होता है ये प्राइमरी वाला, तो ये उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो आ जाता है, तो अपन ने आई निकाल लिया। दूसरा आपसे पूछ लेंगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। ए बी वायर के क्रॉस, ए से बी तक जो वायर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो बहुत ही सिंपल है बताना, कैसे भाई, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ए बी में फ्लो होने वाली करंट इनटू ए बी का रेजिस्टेंस। ए बी में फ्लो होने वाली करंट आपको पता है ना, मैं ये वैल्यूज तो ऐसे साइड में निकाल रहा हूँ, अभी तो कुछ भी याद नहीं करवा रहा मैं, है इनटू रेजिस्टेंस। तो ये अपने को ए बी की वोल्टेज आ गई। तो अपने फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट किया, एबी में फ्लो होने वाली करंट, फिर अपने को एबी का रेजिस्टेंस पता है, तो अपन एबी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा गया है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी, कि ए से बी तक जब जाएंगे तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। भाई ए से बी तक जाने में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आपका ये आया, वी ए बी अपॉन टोटल लेंथ एल, है ना। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और बेटा इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब मान लो आपको दिया हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब इस तार पे आप कहीं से कहीं अगर 2 मीटर जाएंगे तो 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो यहाँ से यहाँ मैं अगर 2 मीटर जाऊंगा, 2 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर जाऊंगा तो 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, है ना। मतलब मैं कल को, अच्छा जैसे मैंने आपसे कह दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लीजिए 2 वोल्ट पर मीटर है, कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर। इसका क्या मतलब कि मैं 1 मीटर जाऊंगा तो 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। मैंने कह दिया, बताओ 2 मीटर जाएंगे तो क्या होगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, 3 मीटर जाएंगे तो 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। लीनियर रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो ये अपना डिस्कशन था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और उसे वायर के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, और इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। बहुत ही सिंपल सी चीज है अगर इस बेसिक को समझा जाए तो, ठीक। देखिए, जैसे इस बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड इट्स लेंथ इज 10 मीटर। क्या दिया क्वेश्चन में,
कि अपने पास 10 मीटर लंबा और 40 ओम रेजिस्टेंस वाला एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। इसको एक 760 ओम के रेजिस्टेंस से लगा दिया 2 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से। कुछ बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस को डिस्कस नहीं किया है, इसका मतलब आइडियल सेल है, ऑब्वियस सी बात है, वरना डिस्कस करता हूँ। तो ये 2 वोल्ट और ये 760 ओम, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है ए से बी तक। तो आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, x इक्वल टू ए बी वायर पे पूरी वोल्टेज अपॉन ए बी वायर की लेंथ। अब ए बी वायर की वोल्टेज कैसे निकालते हैं? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज सर्किट कितनी है 2, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 800, है ना। कितना आ गया ये 1/400 एम्पियर। ये क्या आ गया? पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट या वायर ए बी में फ्लो होने वाली करंट आई पता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ वी ए बी कितना होगा ए बी वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप? तो आप कहोगे ए बी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना 1/400, आर कितना 40, कितना आ गया 1/10 वोल्ट। कितना आ गया 1/10 वोल्ट। हो गया अपना काम। x इक्वल टू वी ए बी चाहिए था 1/10 अपॉन लेंथ कितनी है 10, कितना आ गया 1/100 वोल्ट पर मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, वोल्टेज वोल्ट में था और लेंथ मीटर में। कितना आ गया ये 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर। मतलब इस वायर पे मैं अगर 1 मीटर जाऊंगा तो 0.01 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो 10 मीटर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप आएगा? बच्चों मैं कह रहा हूँ 1 मीटर गया तो 0.01 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो 10 मीटर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप आएगा 0.1 वोल्ट। आना भी चाहिए क्योंकि देखो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.1 वोल्ट, है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ इसके आधी लेंथ पे कितना ड्रॉप आएगा, मतलब यहां से यहां आया तो कितना ड्रॉप आएगा? तो पूरे का आधा 0.0, है ना। तो ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अपने को ये पता है। तो अपन जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं, बताओ वायर की 2 मीटर लेंथ पे क्या ड्रॉप आया? तो एक पर मीटर ड्रॉप कितना आ रहा है 10⁻²। तो 2 मीटर पे कितना आएगा 2 इंटू 10⁻²। तो अपन किसी भी लेंथ के लिए ड्रॉप निकाल सकते हैं कहीं से कहीं, है ना। अगला पार्ट है अपना एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। तो अभी तक अपन क्या सीख गए हैं कि प्राइमरी सर्किट क्या है और प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। और नॉर्मली हमें अपने बाहर वाला सेल पता होता है और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ और रेजिस्टेंस पता होती है, तो हमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है ना। नहीं भी पता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पूरे वायर के लिए सेम है और हमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। तो इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से हम कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे पोटेंशियोमीटर वायर का। जो पहला एप्लीकेशन है अपना पोटेंशियोमीटर वायर पे बेस्ड, दैट इज टू फाइंड ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ एन अननोन सेल। एक अननोन सेल का ईएमएफ बताना और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। मतलब या तो एक अननोन सेल का ईएमएफ बताना या फिर मतलब मैं कह दूं तो फर्स्ट का 2 पार्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड, या फिर 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं एक पुराना सा सेल दे दूं जिसपे उसके ऊपर का रैपर वैपर सब हट गया है, उस पर कुछ नहीं लिखा, मैं आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने को दिया कि ये लो एक अननोन सेल है, बताओ इसका ईएमएफ कितना है ना। या फिर मैं आपको एक अननोन सेल और एक नॉन सेल दूं, मैं बताऊं चलो एक का ईएमएफ 12 वोल्ट है तो दूसरे का ईएमएफ इसके कंपैरिजन में कितना है ना। तो इसी को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखना सेटअप कैसा लगाते हैं। सबसे पहले तो वही बेसिक कहानी, एक तो अपना प्राइमरी सर्किट। यहाँ मैं अपने मेन सेल का इंटर रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा, है ना। जो भी होगा वो एक साथ आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये अपना ईएमएफ है, ये अपना आर है, आर वो पूरा रियोस्टेट और सब रेजिस्टेंस मिला के। मेन इंपॉर्टेंट कहानी अपनी ए बी है। ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है और इस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं एक्स है, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, जो मेरा अननोन सेल था, ये मेरा अननोन सेल है, इसके लिए ईएमएफ मान लेते हैं E1, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1। बहुत ध्यान से समझना, है ना। मैंने क्या किया, इस सेल को इधर लगा दिया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, इससे होके मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को एक जॉकी से कनेक्ट करके मैंने इस पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव किया, है ना। एक पार्टिकुलर लेंथ पे, मान लेते हैं L1 लेंथ पे नो डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन आता है। इसको बोलते हैं कि हमें L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? L1 पॉइंट पे, लेंथ पे नल पॉइंट। नल पॉइंट मिलने का मतलब होता है कि यहां से करंट जीरो है, यहां से करंट जीरो तो यहां से भी करंट जीरो, और यहां से करंट जीरो तो यहां से भी करंट जीरो। इसका मतलब जब नल पॉइंट है तो जो नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं आ रही। जो करंट ऊपर से आ रही है वो सीधे सीधे पोटेंशियोमीटर वायर में होती हुई आगे जा रही है। ऐसा कब होगा कि मैं कहूं कि इस नीचे वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो? जब यहाँ की वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये ए है और इसको मैं कुछ एक्स कह लेता, एक्स नहीं, 1 पॉइंट कह लेता हूँ। तो जब ये ए से लेके 1 तक की वोल्टेज, यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप आया, अगर इस वोल्टेज ड्रॉप ने नीचे के इस वोल्टेज को बैलेंस कर दिया तो अपन कहेंगे ऐसा होगा। ये बात समझ में आई कि मैं कहता हूं कि ये नल पॉइंट ऐसा आ गया। नल पॉइंट आने का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होना, और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होना मतलब यहाँ के पोटेंशियल को यहाँ के पोटेंशियल ने बैलेंस कर दिया। मतलब दोनों मिलके क्या होगा इस लूप में? जीरो। मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल हो। इस सेल में जिसका ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, अगर कोई करंट नहीं जा रही है ना, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मुझे नल पॉइंट मिला है। नल पॉइंट मिलने का कारण ही है, का मतलब ये है कि सेल में कोई करंट नहीं जा रही है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? E1 मानते हैं। अगर सेल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो सेल में के क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है? E1। और यहां से यहां ए से 1 पॉइंट तक जिस जो वोल्टेज आएगी वो कितनी लेंथ पे आई है? L1। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो अगर x वोल्ट पर मीटर है तो L लेंथ पे कितना ड्रॉप आएगा? x इंटू एल। बस इतना सा लिखना है कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो E1 है, E1 कौन सी वोल्टेज है? नीचे की। E1 वोल्टेज को कितनी लेंथ ने बैलेंस किया भाई? L1 लेंथ ने। क्या बोल रहा हूं मैं? E1 वोल्टेज को कितनी लेंथ ने बैलेंस किया? L1। तो L1 लेंथ पे वोल्टेज कितनी है? x इंटू L1। हो गया काम। अगर E1 वोल्टेज को L1 लेंथ ने बैलेंस किया, L1 लेंथ पे वोल्टेज आएगी x इंटू L1 यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अपने E1 का आंसर है x इंटू L1, जहां x क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। अलग क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना एक अलग क्वेश्चन है। वो आपको पता हो तो अच्छी बात है, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो E1 इक्वल टू x इंटू L1, बस ये लिखना होता है। E2 आता, दूसरा दूसरा सेल लगाते हैं तो भी L2 लेंथ पे बैलेंस होता, तो लिखते हैं E2 बराबर x इंटू L2। पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो भी अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि अपन क्या कर सकते हैं कि E1 इक्वल टू x इंटू L1। क्या लिखा है ये इक्वेशन कि इधर की वोल्टेज थी E1, नीचे की, उसको बैलेंस किया x इंटू L1 वोल्टेज। बस यही बेसिक सा फंडा है, बताने क्यों मुश्किल लगता है ना। ऐसा ही आपको दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है कि मान लो मैं कहूं कि अब आपके पास एक सेल नहीं 2 सेल है ना, दोनों को सेपरेटली बैलेंस कर लेते हैं। चलो, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। इसके लिए अपने को क्या काम आता है? एक्स पता है। एक्स ना भी पता हो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 सेल लगा दिए मैंने। पहला सेल के लिए एक्सपेरिमेंट किया, E1 R1, वो कहाँ बैलेंस हुआ? किसी L1 लेंथ पे। फिर पहले सेल को हटाया और दूसरा सेल लगाया। दूसरे सेल के लिए बैलेंस किया, वो कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ? L2 लेंथ पे। ये अपना E2 है
और ये अपना दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दोनों नल पॉइंट्स है। पहला नल पॉइंट मिला L1 लेंथ पे, दूसरा नल पॉइंट मिला L2। मुझे क्या पता चला एक्सपेरिमेंटली कि E1 सेल के लिए नल पॉइंट मिला L1 लेंथ पे, E2 सेल के लिए नल पॉइंट मिला L2 लेंथ पे। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे E1 जो है वो कितने की वोल्टेज के इक्वल है? L1 लेंथ के, तो x इंटू L1। E2 जो है वो कितने की वोल्टेज के इक्वल है? x इंटू L2। रेशियो ले लीजिए, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में तो x भी कैंसिल हो गया है ना। मतलब अगर हमें एक नोन सेल और एक अननोन सेल दे दिया जाए तब तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए आपको एक अननोन सेल का ईएमएफ बताना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और मैंने आपको पोटेंशियोमीटर के सेपरेटर्स के बारे में डेटा नहीं दिया। तो आप कहोगे ठीक है सर, मैं इसके लिए बता दूंगा, आप मुझे एक नॉन सेल दे दो, एक सेल जिसका रेजिस्टर अपने को पता हो। तो आप कहोगे सर अगर मुझे नॉन सेल का पता है तो मैं अननोन सेल का बता दूंगा। कैसे? पहले आप अननोन को लगाओगे, उसके लेंथ निकाल लोगे, फिर आप नोन को लगाओगे, उसके लेंथ निकाल लोगे। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। लेंथ अपने को एक्सपेरिमेंटली पता है, एक E1 पता है तो दूसरा E2 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इस पार्टिकुलर डायग्राम से कुछ चीजें अपने को समझ में आ रही है। जैसे ये सेटअप मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि L2 की वैल्यू L1 से ज्यादा है, मतलब 2 की ईएमएफ जो है 1 से ज्यादा है। ये फिक्स है। जो ज्यादा लेंथ पे बैलेंस हो रहा है उसकी वोल्टेज ज्यादा है, जो कम लेंथ पे बैलेंस हो रहा है उसकी लेंथ कम है ना। अच्छा, एक चीज वैसे तो अपने एग्जाम में कम पूछते हैं, बट फिर भी कुछ एक और चीज को समझे, है ना। वो समझने वाली बात क्या है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंट फेल कैसे होगा। मान लीजिए ये सेल जो है ये 24 वोल्ट का हो जाए। कितने का? 24 वोल्ट का। तो इस 24 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए इस वायर का ड्रॉप 24 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब जो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है उसका ड्रॉप 24 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा ड्रॉप दे रहा है वो कौन सा सेल दे रहा है? ये, है ना। इसका मतलब ये सेल 24 वोल्ट से ज्यादा का ही होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम प्राइमरी सर्किट का सेल ले रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है इस सेल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट आ पाएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। E ग्रेटर देन E1 होना चाहिए। अच्छा, हमें E1 पता तो है नहीं, तो मान लो हमने छोटा ले लिया, E जो है वो E1 से कम ले लिया, तो क्या होगा? तो अगर हमने E को E1 से कम ले लिया तो हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ से पोटेंशियोमीटर में आपने मान लो उल्टा ले लिया, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक घूमते रह जाओगे, आपको कहीं नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो नल पॉइंट ना मिलने का क्या मतलब है कि एक चीज तो ये हो सकती है कि आपने जो प्राइमरी सर्किट का सेल है वो छोटा ले लिया। दूसरा और क्या हो सकता है कि आपने बाई चांस गलती से इस E1 को उल्टा लगा दिया होगा। तो अगर आप E1 को उल्टा लगाओगे तो ये भी कैंसिल ही नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे, तो उस केस में भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो कभी आपसे कहा गया कि एक्सपेरिमेंट में आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहला, जो पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस ड्रॉप है या जो प्राइमरी सेल है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू सेल जिसके लिए हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने अननोन सेल उल्टा लगा दिया। अगर ये बैटरी उल्टी लगा दें तो ये दोनों के ईएमएफ आपस में ये वोल्टेजेस ऐड होंगी ना कि कैंसिल होंगे, तो भी कभी भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। बट इतने डीप क्वेश्चन अभी तक अपने नीट में तो नहीं पूछे गए हैं, मेंस में कई बार पूछ लेते हैं, नीट में तो सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को पता नहीं कैसे वही मुश्किल लगता है ना। बट कभी आपसे पूछ दें, क्योंकि ये 12th का एक्सपेरिमेंट है अपना पोटेंशियोमीटर का, तो भाई नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मैंने आपको समझा दी। अच्छे क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा ये, है ना। चलिए, ये भी सीख गए अपन कि अगर दो सेल का है तो कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक। जैसे इस पे बेस्ड मान लीजिए ये सवाल है आपके सामने, सवाल का एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में क्या कहा गया है कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। पूरे वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक 40 ओम के रेजिस्टेंस से, मतलब ये रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 40 ओम। ठीक। और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम।
तो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो गया 50 ओम, सर्किट की करंट कितनी हो गई 2/50, है ना, मतलब 0.04 एम्पियर इतनी करंट फ्लो हो रही है। मैं आपसे पूछूं ए बी के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, तो I इंटू आर, मतलब 0.04 इंटू आर कितना है 10 ओम, तो 0.4 वोल्ट। मैं पूछूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी VAB अपॉन लेंथ। VAB is 0.4, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ मैंने सेंटीमीटर में लिया है, तो ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया इस बार। ठीक है, अब कहा गया है कि एक सोर्स है अननोन सोर्स P, जिसको मैंने बैलेंस किया है 40 सेंटीमीटर पे। कितने पे बैलेंस कर लिया 40 सेंटीमीटर पे। तो बताओ E की वैल्यू क्या है, तो E को सिंपली क्या लिखेंगे x इंटू एल। x कितना है 4 इंटू 10⁻³ इंटू कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ 40 सेंटीमीटर पे, कितना आ गया 160 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.16 वोल्ट। हो गया काम। क्या किया मैंने, सिंपली क्वेश्चन में क्या था कि मुझे दिख रहा था कि एक सेल को 40 सेंटीमीटर लेंथ पे बैलेंस किया गया है, तो सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना था, पोटेंशियल ग्रेडियंट को 40 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, क्योंकि E इक्वल टू एक्स इंटू एल है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ये भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये दूं, है ना, पता नहीं ये क्वेश्चन जब भी अपन सॉल्व करते हैं बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, लेकिन है ये बहुत ही आसान सवाल। पढ़िए सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। सिंबल्स जो उन्होंने दिए हैं वही यूज करेंगे क्योंकि दे दिए उन्होंने। तो इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, उस बैटरी का ईएमएफ E0 है और उसका एक रेजिस्टेंस है R1। ये स्टेट की बात नहीं की तो नहीं लगाएंगे, है ना, ये दे दिया। फिर कहा गया कि एक अननोन ईएमएफ है E, इसको बैलेंस किया गया। तो ये कितनी लेंथ पे जाके बैलेंस हुआ, एक अननोन ईएमएफ जो बैलेंस हुआ वो बैलेंस हुआ यहाँ से L लेंथ पे। कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, यहाँ से L लेंथ, है ना। ये अपना क्वेश्चन का डायग्राम बनाया मैंने। देखिए एक बार पढ़ के, एक पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L रेजिस्टेंस R, कैपिटल L रेजिस्टेंस R, it connected in series with the EMF of E0 and resistance R1। बना दिया भाई। एन अननोन ईएमएफ ई अननोन ईएमएफ है, इसको बैलेंस किया स्मॉल एल लेंथ पे। तो आपको बताया गया कि ई क्या होगा। मैं सीधा एक टर्म में आंसर लिखूं तो ई का आंसर होगा एक्स इंटू, ई का आंसर क्या होगा x इंटू एल। मतलब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका आंसर है x इंटू एल। तो ये l तो दिया हुआ है, बचता क्या है x। मतलब पूरा क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने का है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब मैं अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लूं और फिर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे रख दूं x, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अपना आंसर तो x इंटू एल है भाई। पूरी कहानी क्या क्या कैलकुलेट करने की है x कैसे निकालते थे बेटा, ए बी वायर पे पूरी वोल्टेज अपॉन पूरी लेंथ। कैसे निकालते थे, ए बी वायर पे पूरी वोल्टेज इंटू अपॉन पूरी लेंथ। ए बी वायर की वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो ए बी वायर में जाने वाली करंट इंटू ए बी वायर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। और ए बी वायर में जाने वाली करंट कैसे निकालेंगे, सिर्फ प्राइमरी सर्किट को देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। तो ए बी वायर में जाने वाली करंट को निकालेंगे प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सो इट इज ई नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R1, ये करंट लिखा, इंटू R अपॉन L। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया x, यहाँ रख दो। तो जो अननोन ईएमएफ का आंसर है ये कितना आ गया E नॉट स्मॉल r L अपॉन कैपिटल L इंटू R प्लस R1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखिए। पता नहीं क्यों ये लोगों को मुश्किल लगता है। कौन सा आंसर आ गया यहाँ से, थर्ड। सिंपली ये समझ आना चाहिए कि अगर ये बैटरी L लेंथ पे बैलेंस कर रही है तो उस बैटरी का ईएमएफ आएगा x इंटू एल। स्मॉल एल पता था, पूरी कहानी x कैलकुलेट करने की थी,
एक्स कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा रखा है कि जो वायर था पोटेंशियोमीटर वायर, उस पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बड़ी क्वेश्चन देख के बच्चों को बहुत अजीब सा लगता है कि कितना कितने रेजिस्टेंस आ गए, कितनी लेंथ आ गई, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल फंडामेंटल से चलना है। एक चीज जो समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और ये जानना है कि ऊपर की वोल्टेज नीचे की वोल्टेज से बैलेंस होती है। नीचे की वोल्टेज को अपन लिख सकते हैं, ऊपर की वोल्टेज होती है एक्स इंटू जितने लेंथ पे बैलेंस हुई है। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज अ डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, मतलब एक कह दिया कि पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों एंड के बीच एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कहा गया है कि दो सेल को ऐसे कनेक्ट किए गए हैं कि पहले तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और बाद में दूसरे को अपोज करते थे। फर्स्ट टाइम दे सपोर्ट ईच अदर एंड देन दे अपोज ईच अदर। और उनकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 120 और 160 रिस्पेक्टिवली है। मतलब जब सपोर्ट कर रहे थे तो 120 लेंथ पे बैलेंस हुए, और जब अपोज कर रहे थे तो 60 पे बैलेंस हुए। तो उनके ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, है ना। मतलब अगर मैं प्राइमरी सर्किट बना लूं ऊपर अपना, है ना, ऊपर तो मैं कुछ नाम लिख भी नहीं रहा, बस मैं ये प्राइमरी सर्किट बना लूं, तो ये मेरा प्राइमरी सर्किट रहा, है ना। फर्स्ट केस में क्या किया, मैंने दोनों सेल को पैरेलल में, ऐसा सीरीज में एक ही सीक्वेंस में लगा दिया, है ना। और ये लेंथ लिखी L1, मान लेते हैं ये E1 था, ये E2 था। और दूसरे केस में क्या किया, मैंने इसी सर्किट में, मैं डायग्राम भी आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको मतलब दिख जाए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं इसमें डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सीधा मैं एक स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। दूसरे केस में क्या किया, इसको अपोज कर दिया, है ना। तो ऐसा, ये L2, है ना। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, तो पहले केस में नीचे वाला नेट ईएमएफ क्या बनेगा, E1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू x इंटू L1। और दूसरे केस में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू x इंटू L2। डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल होगा, क्या आएगा, E1 अपॉन E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दे रखा है हमें L1 L2 2:1। सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा बेटा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2। E1 वाली टर्म एक साइड, है ना, E1 वाली टर्म एक साइड करें तो क्या बन जाएगा, E1 is equal to 3E2, so E1 upon E2 is equal to 3:1। E1 E2 3:1 के रेशियो में है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 3:1। आप ध्यान से देखो पोटेंशियोमीटर का यूज क्या था। नीचे का ईएमएफ कितना, E1 प्लस E2 इक्वल टू x इंटू L1। पोटेंशियोमीटर को देखो, पोटेंशियोमीटर क्या है, यहाँ का ईएमएफ कितना, E1 प्लस E2 कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, L1। क्या लिखा, E1 प्लस E2 बराबर x इंटू L1। यहाँ पे ईएमएफ कितना, E1 माइनस E2 इक्वल टू x इंटू L2। पोटेंशियोमीटर इतना सही था, बाकी जो थी वो बेसिक कैलकुलेशन थी। बाकी क्या थी, बेसिक कैलकुलेशन। अच्छा, यहीं से ना आप एक चीज और बिना डेटा के भी सोच सकते हो, वो ये है ना कि पक्की सी बात है कि L1 ज्यादा आएगा L2 से। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पे ये वोल्टेज कम है। ज्यादा लेंथ ज्यादा वोल्टेज को बैलेंस करेगा, कम लेंथ कम वोल्टेज को बैलेंस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस लॉजिक है, क्योंकि वोल्टेज को मैं ऊपर वायर पे x इंटू एल की टर्म्स में लिख रहा हूँ, है ना। ये भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। ऐसे बेसिक बेसिक ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बताने के लिए पोटेंशियोमीटर के तरह से क्वेश्चन स्किप करके आते हैं, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है, पहला तो अपन ने क्या यूज सीखा, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सॉरी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। दूसरा यूज काफी इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको भी मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, एक फॉर्मूला, वो ध्यान रख लेना, क्योंकि डिराइव करके ना किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, और याद रखना बहुत ही सिंपल है ना।
इसके सेटअप को भी समझते हैं कि सेटअप क्या है। सबसे पहले तो अपने पास एक प्राइमरी सर्किट होगा, मैं फटाफट प्राइमरी सर्किट बना दे रहा हूँ और मैं प्राइमरी सर्किट के ना ईएमएफ और वोल्टेज लिख नहीं रहा, कुछ भी मान सकते हैं, ई कुछ भी मान लेंगे। काम का तो अपने क्या है, ए से बी तक, जिसके लिए क्या काम का है, एक्स। एक्स क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये अपना प्राइमरी सर्किट बन गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसमें सेकेंडरी सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कहूँ या थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें दो स्टेप है ना। पहली स्टेप में क्या करते हैं, हमें पास एक सेल दिया होगा जिसका हमें क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई और आर वाला है ना। एक बार हम क्या करते हैं, इस सेल का एक सर्किट में नीचे बना देता हूं, ध्यान से देखना, है ना। ठीक, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये की है। मैंने सब कुछ इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ना ऐसी ही लिखी होती है ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूं मैंने क्या किया। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अपना सबसे पहले प्राइमरी सर्किट था, उसको रहने दिया एज इट इज, ए वी वायर बना दिया। सेकेंडरी सर्किट में ये अपना वो अननोन सेल है जिसका ईएमएफ और आर नहीं पता, दिस इज द अननोन सेल। तो मैंने क्या किया, उस सेल को एक रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया और साथ में की लगाई। की के अंदर डॉट अभी नहीं है, इसका मतलब की ओपन है। जब मैं की के अंदर डॉट ड्रॉ करूंगा तो ये की क्लोज हो जाएगी, है ना। अब ये की ओपन है, की ओपन है इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है ना। फिर मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर वाली जॉकी को इस पे मूव कराया और मैंने देखा कि ये L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया। कहाँ बैलेंस हो गया, ये L1 लेंथ पे। तो आप सोच के देखो, इसमें तो अभी कोई करंट है नहीं, है ना। तो अपन कहते हैं कि व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, कौन सी की, नीचे वाली की। ये की अगर ओपन है तो आप सोच सकते हो कि एक्चुअली की ओपन होने का मतलब इस ब्रांच का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो व्हेन की इज ओपन, तो इसमें तो कोई करंट है नहीं, नीचे कोई करंट नहीं है। तो वापस वही कहानी हो गई जो पीछे सीखी थी कि ई ईएमएफ को L1 लेंथ में बैलेंस कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, E इक्वल टू एक्स इंटू L1, कुछ सोचना ही नहीं है ना। कि अगर ओपन है इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि एक बार के लिए ये नीचे वाली ब्रांच तो है ही नहीं, भूल जाओ इस ब्रांच को, ये है एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। और ये ब्रांच अगर है ही नहीं तो सवाल तो वही बन गया कि एक बैटरी का ईएमएफ जो है वो बैलेंस हो रहा है। और आप क्या लिखोगे, E इक्वल टू एक्स इंटू L1। तो अभी क्या थी कि ओपन थी नीचे वाली ब्रांच, है ना। तो ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स किसी काम का ही नहीं है। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है ना, इसका रेजिस्टेंस पता होता है, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो उसके ऊपर कीज लगी होती हैं, जिस की को निकालते हैं उतने का रेजिस्टेंस एक्टिव होता है, तो कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना, नॉन रेजिस्टेंस आर। अब मैं कहता हूं कि अब की क्लोज हो गई, व्हेन की इज क्लोज्ड, क्या कर दिया मैंने, की को क्लोज कर दिया। तो की को क्लोज करने पे क्या होगा जरा सोच के देखते हैं। की को क्लोज करते ही अब ये सर्किट नीचे का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो अब इससे एक करंट फ्लो होगी सेकेंडरी सर्किट में, है ना। अच्छा, मैंने वापस इसको शिफ्ट किया और मुझे नल पॉइंट मिल गया दोबारा। ये जो ब्लू वाला बना रहा हूँ वो की क्लोज होने के बाद है, और जो ग्रीन वाला था वो की क्लोज होने के, सॉरी जो रेड वाला था वो की क्लोज होने के पहले। तो मैंने की क्लोज किया और की क्लोज करने के बाद नल पॉइंट आया L2 लेंथ पे। कहाँ आया, L2। की क्लोज होने से पहले मतलब जब रेजिस्टेंस बॉक्स एक्टिव नहीं था तो नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला, L1। जब मैंने की क्लोज कर दिया तो नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला, L2, है ना। नल पॉइंट है मतलब इस ब्रांच में तो अभी भी करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, लेकिन इस सर्किट में अपनी करंट फ्लो हो रही है नीचे। अभी भी नल पॉइंट मिला, सुनना मेरी बात ध्यान से, नल पॉइंट मिला इसका मतलब ये जो वोल्टेज होगी ये यहाँ से बैलेंस है, कितनी लेंथ से, L2 लेंथ। ठीक, तो अगर मुझे नल पॉइंट मिल रहा है तो मैं उसको लिखने जा रहा हूं की क्लोज होने के बाद कि जो E माइनस आई आर है,
नीचे वाले के लिए ई माइनस जस्ट मिनट आई आर नीचे, इससे करंट फ्लो हो रही है मान लो अब आई, कब की बंद होने के बाद, तो ई माइनस आई आर, इसने कितनी लेंथ को बैलेंस किया है, L2 लेंथ, x इंटू L2। अब मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाता हूँ। हमने पहला केस लिया जिसमें की ओपन थी, इसका मतलब सेल एक्टिवेट था और सेल का ईएमएफ बैलेंस हुआ L1 लेंथ पे। दूसरे केस में मैंने नीचे वाले की को क्लोज कर दिया, तो नीचे वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सेल से करंट फ्लो हो रही है, अब सेल से करंट फ्लो हो रही है तो सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअली में ई ना हो के बल्कि क्या होगा, ई माइनस आई आर, क्योंकि सेल से करंट फ्लो हो रही है और ये कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, L2। तो पहले E इक्वल टू एक्स इंटू L1, बाद में E इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वल टू एक्स इंटू L2। ये हमें पहले और बाद की कहानी पता चल गई। और I तो मैं लिख सकता हूँ, I सेकेंडरी सर्किट में कितना आएगा, E अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस प्लस R, है ना, नीचे E इक्वल टू R प्लस R। अच्छा, कई बार दिमाग में ये भी आता है सर क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें बताना क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक्टिव ही तभी होगा जब सेल से करंट फ्लो होगी, ये नहीं करते ना तो ये एक्टिव ही नहीं होगा, है ना। तो ये एक्टिव ही कब होगा, जब सेल से करंट फ्लो होगी। और यहाँ पे एक चीज और समझिए, बताओ ई ज्यादा है या ई माइनस आई आर ज्यादा है, ई ज्यादा है, तो ई ज्यादा है इसका मतलब L1 जो होगा वो L2 से ज्यादा होगा। इसका मतलब की बंद करने से पहले की लेंथ ज्यादा होगी, की बंद करने के बाद की लेंथ कम होगी, क्योंकि पहले वो ई था बाद में ई माइनस आई आर हो गया, तो पहले ज्यादा लेंथ पे बैलेंस्ड हो रहा था, अब वो कम लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। मतलब लंबी वाली जो लेंथ है वो कौन सी है, स्विच बंद करने से पहले, छोटी वाली जो लेंथ है वो कौन सी है, स्विच बंद करने के बाद जब हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स एक्टिवेट हो। ठीक, ये हमारा बेसिक सेटअप। अब जो पूरी कहानी बची है ना, हमें इस सेटअप को सॉल्व करके अपना स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं, E इक्वल टू एक्स L1, E माइनस आई आर इक्वल टू एक्स L2 और I की वैल्यू तो E अपॉन R प्लस R। इसका मैं रिजल्ट लेके आपको R बताऊंगा, उसको ध्यान रखना, बहुत सिंपल है बट फिर भी एक बार समझ रहे हैं अपन बेसिकली कि हो क्या रहा है ना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी, E माइनस आई आर क्या आ रहा था, x इंटू L2 और E इक्वल टू क्या आ रहा था, x इंटू L1। एक तो जो मुझे बेसिक चीज दिखी वो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो इसको डिवाइड करके क्या बच रहा है भाई, ये तो बचा इधर 1 फर्स्ट टर्म माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू L2 अपॉन L1, क्या बचा 1 माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू L2 अपॉन L1। फिर से इसको दाएं बाएं ले जाओ, तो आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस L2 अपॉन L1, ये भी लिख लिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू मैंने आपको जस्ट पीछे बताई थी, क्या बताई थी, E अपॉन आर प्लस आर, ये आई है, इनटू स्मॉल आर अपॉन ई, ये लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस L2 अपॉन L1। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, आप ध्यान से देखो तो ये E से E कैंसिल हो गया, है ना। और बेटा ये क्या बचा, R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके ही लिख लो तो ये बचा L1 अपॉन L1 माइनस L2, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, स्मॉल आर, है ना, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लो, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या बचेगा, R अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L2। ये टर्म ध्यान से देखिए यहाँ सॉल्व होके क्या बन रही है, ये बना R प्लस 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L2। कैलकुलेशन बेसिक सी है, आपको खुद से करनी चाहिए, कैपिटल R अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L2 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया, L1 माइनस L2 ये बचा, L1 कैंसिल होगा, ये बच जाएगा L2। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू सॉल्व होके आ रही है, क्या ध्यान से देखें,
L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। यही वो फॉर्मूला है जो मैंने आपसे कहा था कि अपन याद रखेंगे, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी बहुत ही शानदार सी ट्रिक। ये कैलकुलेशन करिए, मैंने आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, ये लिखना और आई को ये पुट करना, बाकी आप डिवाइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव करना चाहो तो कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। आर इक्वल टू क्या है रिजल्ट, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। पहचानते हैं कि कौन सी टर्म क्या क्या है। आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं। कैपिटल आर क्या है, नोन रेजिस्टेंस। और किसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स का, जो हम स्विच बंद करने के बाद लेके आए। L1 क्या है, अच्छा देखो ऊपर L1 माइनस L2 लिखा है। L1 क्या है ना, लॉन्ग लेंथ, है ना, लंबी वाली लंबाई। कब आई थी, बिफोर की, बिफोर क्लोजिंग की। और L2 क्या है, स्मॉलर लेंथ, क्योंकि L1 माइनस L2 है ना। L2 क्या है, स्मॉलर लेंथ। ये कब आएगी, आफ्टर क्लोजिंग की। ये मैंने आपको पीछे ही समझा दिया कि L2 L1 से ज्यादा है। तो अपना आंसर है सीधा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। अगर आप ये याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या पहचानना है, L1 पहचानना है, L2 पहचानना है और R पहचानना है। क्वेश्चन में क्या क्या तीन चीजें पहचाननी है। पहला, स्विच बंद करने से पहले की लेंथ। दूसरा, स्विच बंद करने के बाद की लेंथ। और तीसरा, वो नॉन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। वैसे तो इसके डेरिवेशन में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ इस कैलकुलेशन के पार्ट में कई बार लोग परेशान होते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस पोटेंशियोमीटर में एक ही फॉर्मूला जो मैं आपको याद रखने को कहूंगा वो ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। डेरिवेशन भी आपको बता दिया, बट मैं खासकर नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला याद रखें। मेरी बात मानो, सीधा सवाल आता है, L1 L2 और R देते हैं और बताते हैं स्मॉल r बता दो। दो तरह के बच्चे होंगे, एक जो ये डिराइव करके लाएंगे उनको 5 मिनट लगेगा, दूसरा जो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे उनका आंसर 20 सेकंड में आएगा, है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसकी क्वेश्चन की जो पूरी डिफिकल्टी होती है ना, वो क्वेश्चन की लेंथ होती है। अब आप ये सवाल देखो, नीट के एग्जाम में तो एक बार के लिए सवाल अगर आ जाए, क्योंकि आ चुका है, तो बच्चे को करने की हिम्मत ही ना हो, है ना। इतना लेंथी क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। बट अपने को तो एग्जैक्टली पता है कि हमें पोटेंशियोमीटर का सवाल आता है। सवाल पढ़ना चालू करते हैं। पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। तो इसका मतलब ये तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट है अपना, या दूसरा वाला। द मेन बैटरी यूज्ड हैज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सवाल है, तो मैं साइड में फॉर्मूला लिख लूंगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। मुझे बस ये तीन लेंथ ढूंढनी है ना। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 4 मीटर है, सब किसी काम का नहीं है। When a resistance capital R is connected across the given cell has value infinity। जब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इंफिनिटी था, इंफिनिटी मतलब ओपन, और ये फाइनाइट था, तो ये अपने R की वैल्यू हो गई। तो जो बैलेंसिंग लेंथ थी, जब ओपन है तो 3, क्लोज है तो ये। अच्छा, और तो कुछ पता भी नहीं है, तो ये लंबी वाली लेंथ 3 है और छोटी वाली लेंथ 2.85, मतलब L1 की वैल्यू 3 मीटर है और L2 की वैल्यू 2.85 मीटर, है ना। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ देख के भी बता सकते हो, जो ज्यादा वाली लेंथ है वो पहले की है और जो कम्बाइंड लेंथ है वो बाद की है। वरना ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी, जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस था तो 3 मीटर पे बैलेंस हुआ, और जब 9.5 था तो 2.85 पे बैलेंस हुआ, और यही 9.5 तो है अपना रेजिस्टेंस R। बस रख दो फॉर्मूले में, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R कितना है भाई, 9.5। अब पता है आपको, कई बार इसको देख के ऐसा लगता है ना कि ये सॉल्व होके आंसर नहीं आएगा, बहुत ही सिंपली सॉल्व होता है। ये देखना, ये बच गया 0.15 अपॉन ये बचा 2.85 इंटू 9.5, ठीक है। ये इसका वो 3 टाइम्स वाला फैक्टर है, आप ध्यान से देखो तो, या फिर आप डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हो, जैसे भी सॉल्व करो, ठीक है।
ये नीचे आप 10 ले आओ और ये 3 बार में कैंसिल होगा और ये 5 बार में, और ये सॉल्व होकर अपना आंसर आ गया 0.5 ओम, है ना। तो इस कैलकुलेशन को देख के डरना मत, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। एग्जाम में अगर सवाल आया है इसका मतलब वो कैलकुलेशन वाइज सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया 0.5 ओम। ध्यान से देखा आपने मैंने क्या क्या पहचाना, L1, L2 और R। L1 कौन सी लेंथ है, लंबी वाली, L2 कौन सी लेंथ है, छोटी वाली, और R क्या है, जो अपना गिवन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये अपने एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है नीट में, है ना। तो ये अपन दो यूज सीखते हैं। पहला यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, दूसरा यूज टू फाइंड द और कंपेयर द इंटरनल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तीसरा, कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं या एक एक्सपेरिमेंट और आ जाता है, टू कंपेयर टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर को कंपेयर करना, R1 एंड R2, है ना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि R1 R2 दो रेजिस्टर को कंपेयर करना है, बताओ कैसे करो। तो बिल्कुल सिंपल है, देखना है। अपना ये रहा प्राइमरी सर्किट, है ना। इसके लिए पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है, प्राइमरी सर्किट कैसे बनता है। ये ए है, ये बी है। रेजिस्टर कंपेयर करना है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। और मान लेता है इसमें आई करंट फ्लो करवाना है। ये अपना रेजिस्टेंस R1 है, ये अपना रेजिस्टेंस R2। पहली बार मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया बीच में और नल पॉइंट ढूंढा, मान लेते हैं L1 पे मिला। और फिर मैंने दूसरी बार में क्या किया, उस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और नल पॉइंट मुझे यहाँ मिला L2 लेंथ, है ना। ठीक, ये आई करंट कहाँ फ्लो हो रही है, अपने नीचे वाले सर्किट में, यहाँ से यहाँ। अब आप सोच के देखना, मैंने आपको गैल्वेनोमीटर का सॉरी पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक क्या बताया था कि नीचे की वोल्टेज और ऊपर की वोल्टेज बैलेंस होती है। जब मैंने L1 लेंथ को बैलेंस किया था, तो ये L1 और इसने बैलेंस किया बेटा यहाँ से यहाँ की वोल्टेज को, है ना। तो आप क्या लिखोगे, I इंटू R1, नीचे R1 पे वोल्टेज कितनी है, I इंटू R1, कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, L1 लेंथ पे। और दूसरी बार जब मैंने इस गैल्वेनोमीटर को खोल के यहाँ से यहाँ लगा दिया, तो ये नीचे की ये वोल्टेज बैलेंस हुई। तो I इंटू नीचे की पूरी वोल्टेज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू X इंटू L2। डिवाइड कर लीजिए, I कैंसिल हो गया, क्या आया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आप इसको जिस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई कर लीजिए। मतलब मैं कह रहा हूँ आपको अगर L1 L2 दिया हुआ है तो आप ये रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल करके R1 अपॉन R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरे टाइप का सवाल हुआ कि जिसमें आपने क्या करना है कि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू ऊपर की वोल्टेज, फिर दोनों रजिस्टर के क्रॉस की वोल्टेज इक्वल टू ऊपर की वोल्टेज, बैलेंस करेंगे, रेशियो लेंगे, सॉल्व हो जाता है ना। सिंपल सी कहानी है। जैसे ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2010 में, पर ये सवाल दिखता बहुत ही मुश्किल है बहुत ही आसान। कहा गया है कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट सेटअप किया गया है और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दे रखा है, क्या दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के वोल्ट पर सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और जब ये टू वे की स्विच ऑफ है तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, मतलब इस आमीटर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। ये इन्होंने क्या रखा है, बैलेंसिंग पॉइंट व्हेन 1 एंड 2 आर कनेक्टेड, 1 और 2 अगर कनेक्टेड हैं, मतलब ये पोजीशन चालू है तो इसकी वोल्टेज बैलेंस हो रही है। और जब 1 और 3 कनेक्टेड है, तो 1 और 3 कनेक्टेड है, तो ये पूरी वोल्टेज बैलेंस हुई है। दिख रहा है क्या, 1 और 3 कनेक्टेड होंगे तो ये पूरी वोल्टेज बैलेंस होगी। तो R और X को बताना है, देखना कितना सिंपल है। पहला बैलेंसिंग लेंथ L1 है, दूसरा बैलेंसिंग लेंथ L2 है। तो L1 किसकी वोल्टेज को बैलेंस कर रहा है, कैपिटल R पे। तो आप क्या लिखोगे, X जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था इनटू L1। अच्छा, इन्होंने यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट को K लिखा है, तो आप इसको K लिख लो। तो K इंटू L1, ये क्या लिखा मैंने, L1 लेंथ पे वोल्टेज, कितनी वोल्टेज है नीचे, करंट कितनी है 1,
तो 1 इंटू आर, ये आर की वैल्यू आ गई कितनी, के इंटू L1। और फिर जब 1 और 3 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, L2। और इस बार ये किसकी वोल्टेज को बैलेंस कर रहा है, R प्लस एक्स। ये I है तो 1 एम्पियर दे रखा है, तो 1 इंटू आर प्लस एक्स। तो R प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, K इंटू L2। पूछा क्या था, R और X, ये रहा R और X आ जाएगा बेटा K L2 माइनस R, मतलब K L2 माइनस L1। हो गई कहानी, है ना। तो R आ गया के L1 और X आ गया के L2 माइनस L1। अच्छा, इसको ना सीधे भी सोच सकते थे, पता है कैसे, ये लेंथ L1 थी पहले और ये लेंथ L2 थी। इसको बैलेंस किया था L1 लेंथ पे, पूरे को बैलेंस किया था L2 लेंथ पे। तो ये कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ होगा, L2 माइनस L1। भाई मैं कहूँ कि एक पहला बैलेंस हुआ L1 लेंथ पे और दोनों का सम बैलेंस हुआ L2 पे, है ना। तो दूसरा वाला कितने पे बैलेंस हुआ, L2 माइनस L1 पे, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो है। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं अपने पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड। इसमें सबसे फंडामेंटल चीज अपन ने क्या समझी कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे पोटेंशियोमीटर के टॉपिक में अपना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना, और अपने को ये पता चलना चाहिए कि जितनी वोल्टेज ऊपर होती है उतनी ही वोल्टेज नीचे होती है। नीचे की वोल्टेज को अपन ई या ई माइनस आई आर या आई इंटू आर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेल है, इंटर रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल ड्रॉप है या रेजिस्टेंस पे ड्रॉप है। और ऊपर वाली वोल्टेज को अपन एक्स इंटू एल लिखते हैं, ठीक। तो ये पूरा पोटेंशियोमीटर था, इससे आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक। थैंक यू।